एक समय की बात है, जब एक गांव में भगवंत नाम का एक मुखिया रहता था। भगवंत के गांव में हमेशा लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहता था। आए दिन वो गांव के झगड़ों को निपटाने में लगा रहता था। एक दिन मुखिया आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ था कि तभी उसके पास जगिया और भोला अपनी शिकायत लेकर आए और उसके सामने ही लड़ने लगे। गलती तेरी है भोला, नाम भोला और काम ऐसे घटिया। घटिया काम मेरा नहीं, बल्कि तेरी सोच घटिया है। तुझे जलन होती है मेरी फसल देखकर। मैं जलूंगा तेरी फसल से? अरे किस भूल में है तू? चुप करो तुम दोनों, मेरे सामने ही लड़ रहे हैं। हद हो गई है। चलो बताओ, क्या समस्या है? ये मेरे खेतों का पानी इस्तेमाल कर रहा है। इसके खेत में जो फसल है वो मेरे पानी की वजह से है। क्या ये सच है भोला? नहीं मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है। इसका खेत मेरे खेत के बगल में ही है और दोनों खेत के बीच कोई दीवार भी नहीं है। अब जब ये अपने खेतों में पानी देता है तो कुछ पानी मेरे खेत में बहकर आ जाता है। अरे मैं तो अपने खेतों को रोज पानी देता हूँ। मुझे क्या जरूरत इसके पानी की? अगर इसे दिक्कत है तो ये लगा लेना दीवार बीच में। मैं क्यों दीवार लगाऊं? दीवार मैं लगवाऊंगा तो वो दीवार एक तरफ से तेरी भी तो हो जाएगी ना। मुखिया दोनों की बेतुकी बातें सुनकर अपना सिर पकड़ लेता है। बस करो तुम दोनों। अरे ये भी कोई शिकायत है? अरे जगिया, जब वो अपने खेतों में पानी दे रहा है तो वो क्यों तुम्हारा पानी लेगा? हाँ, अगर तुमको परेशानी है तो इंतजाम तुम करो। मुखिया दोनों को बहुत समझाता है, पर जगिया सुनने को राजी नहीं होता और दोनों बिना फैसले के ही वहां से झगड़ते हुए चले जाते हैं। मुखिया होना कितना मुश्किल है। आए दिन इन गांव वालों के झगड़े से मैं परेशान हो गया हूँ। मुखिया की बीवी होना भी कोई आसान काम नहीं है। आप परेशान होते हैं तो परेशान मैं भी होती हूँ और गांव की औरतें तो मेरे पास ही आती हैं अपनी परेशानियां लेकर। अरे उनकी परेशानियां भी कोई परेशानियां हैं? हाँ, इसका बच्चा मेरे घर में घुसकर रोटी खा गया। उसके बच्चे ने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। उसने मेरे घर आके कूड़ा फैला दिया और जाने क्या क्या। पता नहीं जी, हमारे गांव में इतने लड़ाई झगड़े क्यों हैं? क्या आप कुछ ऐसी तरकीब नहीं सोच सकते जिससे गांव के झगड़े खत्म हो जाएं और सब मिलजुल कर एक साथ रहने लगे? इस गांव में मिलजुल कर रहना? ये तो सपने में भी मुमकिन नहीं है। मुखिया चारपाई से उठकर अंदर चला जाता है। अगली सुबह गंगा मंदिर जाती है और भगवान के आगे प्रार्थना करती है। हे भगवान, अब तो आप ही सहारा हो। देखो ना, आपके इस छोटे से गांव में सब कैसे एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। आप कुछ करो भगवान, जिससे सब एक हो सकें। गंगा मंदिर से लौट ही रही होती है कि तभी जोरदार आंधी शुरू हो जाती है और उसके बाद तेज बारिश और जरा सी देर में गांव में पानी भरने लगता है। हे भगवान, मेरा तो पूरा आंगन ही डूब गया। पूरी चारपाई डूब गई। अब हम कहाँ सोएंगे? गांव में सब जगह हलचल मच जाती है। एक दिन की बारिश में सब घरों में पानी भर जाता है और किसी के भी घर का चूल्हा नहीं जल पाता। अब हम खाना कहाँ बनाएंगे? ये पानी तो हफ्तों तक नहीं निकलने वाला। मैं तो कहती हूँ अभी मुखिया जी के पास चलो और वही इसका हल ढूंढेंगे। लता और भोला मुखिया के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी पड़ोस की शांता उनको देखकर बोल पड़ती है। अरे इतनी बाढ़ में कहाँ चले तोता मैना घूमने? बस करो शांता, इस मुसीबत में भी तुम ताने मारना मत छोड़ना। मैं और मेरे पति मुखिया जी के पास जा रहे हैं ताकि वो कोई हल निकाल सके। सब कुछ पानी में डूब गया है और ऐसे में हम खाना कहाँ बनाएं? हाँ, वैसे ये तो तुमने सही कहा। एक काम करती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ। मेरा भी पूरा चूल्हा पानी में डूब गया है। उनको देख गांव के सभी लोग मुखिया के घर चल पड़ते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि पूरा गांव पानी में डूब चुका होता है, पर मुखिया के घर में 1 इंच भी पानी नहीं भरा होता। ये देखकर सब बड़े हैरान होते हैं और मुखिया से बोलते हैं, अरे मुखिया जी, आपके घर में तो 1 बूंद भी पानी नहीं भरा और हमारे घरों के चूल्हे तो बारिश में ही बह गए हैं।
घुटनों तक पानी आ रहा है। बताओ, ऐसे में हम कहाँ सोएं और कहाँ पकाएं? बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मुखिया गांव वालों को इतनी बड़ी परेशानी में देखकर बड़ा परेशान होता है, पर उसे इस समस्या का कोई हल नहीं दिख रहा होता। इतने में मुखिया की बीवी बोलती है, मेरे पास एक बड़ा अच्छा सुझाव है और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा हल भी नहीं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। देखो, जब तक गांव का पानी सूख नहीं जाता और सबके चूल्हे फिर से नहीं जलते, तब तक हम सब मिलकर गांव की एक रसोई चलाएंगे और एक जगह रहेंगे। एक रसोई? अरे पर इतनी बड़ी रसोई बनेगी कहाँ और चलेगी कैसे? हमारे घर के पीछे कितनी खाली जगह है, वहीं बनेगी पूरे गांव की एक रसोई, जिसमें पूरे गांव का एक जगह खाना बनेगा। जिसके घर में जितना भी अनाज है वो यहाँ रख दो ताकि वो सुरक्षित रहे। और हम औरतें रसोई चलाएंगी तो ये मर्द क्या करेंगे? आखिर मैं क्यों फालतू में किसी के मर्द को बैठे बिठाए पकाकर खिलाऊं? कोई खाली नहीं रहेगा। अगर औरतें खाना बनाएंगी तो मर्द बर्तन मांजेंगे और बाकी कामों में भी तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। वो तो ठीक है, पर पूरे गांव का खाना बनाने के लिए हमें बड़े बर्तनों की जरूरत होगी। वो कहाँ से आएंगे? अरे वो मैं ले आऊंगा। मेरा तो हलवाई का काम है, तो मेरे पास काफी बड़े बड़े बर्तन हैं। चलो, ये समस्या भी हल हो गई। अब सब अपने अपने घर जाकर सामान ले आओ और पीछे आंगन में अपनी रसोई बना लो। मुखिया गंगा के फैसले से बड़ा खुश होता है, पर गांव के काफी लोग इससे नाखुश होते हैं। पर इस फैसले को मानने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। चलो भैया, चलते हैं और अपने अपने घरों से अनाज लेकर आते हैं। सब गांव वाले अपने घरों से अनाज और बाकी जरूरी चीजें उठाकर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर अगले दिन आंगन में सफाई शुरू हो जाती है। औरतें झाड़ू लगा रही होती हैं, सब बच्चे साथ खेल रहे होते हैं और कुछ मर्द चूल्हा बनाने में लग गए होते हैं। शाम को आंगन में अच्छी खासी चहल पहल होती है। सभी मर्द मिलकर सब्जी काट रहे होते हैं और औरतें रोटियां बेल रही होती हैं। गाजर इतनी पतली क्यों काट रही हो बहू? सब्जी काटनी है, हलवा नहीं बनाना। अरे काकी, ये सब्जी ऐसे ही बनती है। एक बार सब मेरे हाथ की सब्जी खाएंगे ना तो रोज मुझसे ही बनवाएंगे। औरतें काम करते करते हंसी ठिठोली कर रही होती हैं और दूसरी तरफ चूल्हा जलाने की कोशिश हो रही होती है। ये गीली लकड़ी कौन लाया है? इससे तो धुआं धुआं ही निकल रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी बीवी के कानों से निकलता है जब मैं उसकी किसी बात को करने से मना कर देता हूँ। हाँ हाँ, कर लो मेरी बुराई, आज निकाल लो सारी भड़ास। इस बात पर सब हंसने लगते हैं। अरे भाई, बच्चों को भी काम में लगाओ। पत्ता लगाना, आंगन में दरी बिछाना और पानी के गिलास रखना, ये सब काम भी तो करने हैं। शाम तक मंदिर का आंगन किसी शादी वाले पंडाल जैसा लग रहा होता है। एक तरफ रोटियां सिक रही होती हैं, दूसरी तरफ दाल में छौंक लग रहा होता है और एक तरफ रोटियों पर घी लगाया जा रहा होता है। सब लोग अलग अलग कामों में लगे होते हैं। देखो, सब कितना अच्छा लग रहा है। रसोई तो बन गई, अब बस सबका पेट भर जाए। जब पहली बार सब साथ बैठकर खाना खाते हैं तो एक अनजानी सी खुशी पूरे गांव को भर देती है। सब औरतें एक दूसरे के परिवार को खाना परोस रही होती हैं और सभी मर्द और बच्चे खाने की तारीफ कर रहे होते हैं जो पहले उनको कभी नहीं मिली होती। तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं कर पाया। तुमने इस गांव को एक बना ही दिया। पूरे गांव की एक रसोई सब गांव वालों को एक कर देती है। कुछ दिनों बाद गांव का पानी तो सूख जाता है और सब अपने अपने घर वापस भी चले जाते हैं, पर उसके बाद पूरा गांव एक परिवार की तरह रहने लगता है।